हेलो, मेरा नाम रिया है। उम्र अभी अभी 26 की हुई है, पर गांव वाले कहते हैं कि मेरी जवानी अभी भी पूरी तरह खिली है। गांव की हवा में पली बड़ी हूँ, पर शहर की पढ़ाई ने थोड़ा सा रंग चढ़ा दिया है। वो रंग जो मेरी चाल में झलकता है, मेरी बातों में लिपटता है। गांव वाले कहते हैं, जब मैं खेतों के रास्ते जाती हूँ तो सबकी नज़र वहीं टिक जाती है। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ता है और मेरी हंसी में कोई मिठास है जो दूर तक चली जाती है, जैसे कोई मीठा जहर। मेरी साड़ी का आंचल जब हवा में लहराता है तो गांव के लड़के चुपके से देखते हैं और औरतें जलती हैं। मैं जानती हूँ पर दिखाती नहीं। मेरी आंखें काजल से भरी रहती हैं पर दिल साफ़ है। बस कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे क्या क्या सौंप दिया है और क्या क्या छीनने वाली है। मेरे पति का नाम अशोक है। वो मेरे बचपन के दोस्त थे, पर शादी के बाद पता चला कि सपनों की दुनिया और हकीकत में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क कभी कभी बहुत गहरा, बहुत काला होता है। अशोक ने गांव के ज़मींदार विश्वजीत सिंह से बहुत सारा कर्जा ले लिया था, खेती के लिए, घर बनाने के लिए और न जाने क्या क्या के लिए। विश्वजीत सिंह, उफ, उनका नाम लेते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। लंबे चौड़े, घनी मूंछें और आंखों में वो तेज़ जो किसी को भी घूर कर चुप करा दे या फिर कुछ और करवा दे। लोग कहते हैं कि उनके महल में सोने की ईंटें हैं, पर मुझे तो बस इतना पता है कि उनके पास ताकत है, वो ताकत जो इंसान को कुचल भी सकती है और उठाकर अपने पास भी खींच सकती है। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जब अशोक घर लौटा था, थका हारा, पसीने से तर, पर उसकी आंखों में कुछ और था, डर। मैं रसोई में चूल्हे के पास बैठी आटा गूंथ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई भागकर आया हो या किसी से बचकर। उसने कहा, रिया, विश्वजीत सिंह ने। मैंने हाथ रोके बिना पूछा, क्यों? फिर कर्जे की बात? अशोक ने सिर हिलाया। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कर्जा तो चुकता होता है, पर दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो। रात को मैंने अशोक से पूछा, कितना कर्जा बाकी है? उसने बताया, 50,000 से ज़्यादा, और ब्याज अलग। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान। पर अशोक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ गर्म था और कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। पर उस रात मैंने महसूस किया उसका हाथ कांप रहा था। अगली सुबह मैंने अशोक को तैयार किया। उसकी धोती पर मैंने खुद आयरन किया और उसने मेरी ओर देखा जैसे कह रहा हो, रिया, कहीं मैं वापस ना आऊँ। पर मन में था कि कहीं कुछ गलत ना हो। अशोक निकल गया। मैं घर में अकेली थी। बाहर गांव की औरतें चक्की पर गप्पे मार रही थीं। मैं भी चली गई। मेरी साड़ी हवा में लहरा रही थी। वहाँ बैठी थीं बुधिया चाची, सरला और मंगल की माँ। बुधिया चाची ने कहा, रिया, सुना है विश्वजीत सिंह ने फिर बुलाया है? मैंने हंसकर टाला, हाँ चाची, बस हिसाब किताब की बात। पर सरला ने आंख मारते हुए कहा, हिसाब किताब तो ठीक है, पर विश्वजीत सिंह की नज़रें, उफ, वो तो किसी को भी नाप लेते हैं। सब हंस पड़े। मैं शर्मा गई, पर मन में सोचा, लोग क्या क्या नहीं कहते। पर सरला ने फिर कहा, रिया, सावधान रहियो। विश्वजीत सिंह की माँ तो बीमार है, पर वो खुद, हाय। मैं चुप रही, पर मेरी साड़ी का पल्लू मैंने कसकर पकड़ लिया। शाम को अशोक लौटा। चेहरा लटका हुआ, पर उसकी आंखें लाल थीं जैसे रोया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, विश्वजीत सिंह ने कहा है कि कर्जा चुकता करने के लिए कुछ दिन उनके यहाँ काम करना पड़ेगा, खेतों में। मैं चौंकी, काम? पर तुम तो पहले से ही खेती करते हो। अशोक ने कहा, उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ मज़दूरों की ज़रूरत है और कुछ खास काम। मैंने कुछ नहीं कहा, पर रात को नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि विश्वजीत सिंह जैसे आदमी के यहाँ काम, कहीं कुछ गलत ना हो। और अशोक की वो ख़ास काम वाली बात मेरे दिमाग में घूमती रही। अगले दिन से अशोक सुबह सुबह निकलने लगा। मैं घर संभालती, पर एक दिन अशोक देर से लौटा। मैंने देखा
उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, पर उसकी कमीज़ पर कुछ और था, लाल निशान जैसे किसी ने खींचा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, विश्वजीत सिंह के खेत में नहर का काम चल रहा है। मैं गिर पड़ा। मैंने उसके घुटने पर मरहम लगाया। मेरी उंगलियां उसके घुटने पर फेर रही थीं और अशोक की आंखें मेरी ओर थीं, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे अपराध बोध। उसने कहा, रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं मुस्कुराई, पर मन में था कि कहीं ये कर्जा हमें और गहराई में न ले जाए। और वो लाल निशान? मैंने पूछा नहीं, पर दिल में शक का बीज पड़ गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अशोक रोज़ विश्वजीत सिंह के यहाँ जाता। मैं घर पर रहती, पर एक दिन विश्वजीत सिंह का नौकर आया। उसने कहा, मालिक ने बुलाया है रिया बहू को। मैं चौंकी। मुझे? क्यों? नौकर ने कहा, बस बुलाया है और कहा है कि अच्छे से तैयार होकर आना। मैंने सोचा शायद कर्जे की बात। मैं तैयार हुई, साड़ी पहनी लाल वाली जो मेरी फिगर को और निखारती है, थोड़ा सा काजल लगाया और चल पड़ी। रास्ते में गांव की औरतें फिर गप्पे मार रही थीं। एक ने कहा, अरे रिया, विश्वजीत सिंह के यहाँ लाल साड़ी में? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ी सी बात। पर मन में डर था और थोड़ी सी उत्सुकता भी, जो मुझे खुद हैरान कर रही थी। विश्वजीत सिंह का महल दूर था। मैं पहुंची तो दरवाजे पर 2 कुत्ते भौंक रहे थे, पर आज वो चुप हो गए जैसे उन्हें आदेश हो। नौकर ने अंदर ले गया। विश्वजीत सिंह एक बड़े से सोफे पर बैठे थे। उनकी मूछें चमक रही थीं और उनकी आंखें मेरी साड़ी पर थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराए, वो मुस्कान जो दिल को कंपा दे। आओ रिया बहू, बैठो। मैं डरते डरते बैठ गई। मेरी साड़ी का पल्लू हवा में हल्का सा हिल रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति अच्छा काम कर रहे हैं, पर कर्जा अभी भी बाकी है। मैंने कहा, जी, हम चुकता कर देंगे। उन्होंने कहा, चुकता करने का एक तरीका है। मैंने भी पूछा, क्या? उन्होंने कहा, तुम मेरे यहाँ आकर खाना बनाया करो। मेरी माँ बीमार है, उन्हें अच्छा खाना चाहिए, और मुझे भी। मैं चौंकी। खाना बनाना? पर मैंने हाँ कह दिया। मन में सोचा, इससे कर्जा कम होगा, पर उनकी आंखें मेरी साड़ी पर थीं और मैंने महसूस किया, अब मैं रोज़ सुबह विश्वजीत सिंह के यहाँ जाने लगी। उनकी माँ एक कमरे में रहती थी, बूढ़ी थी, पर आंखें तेज़, जैसे सब देख रही हों। मैं उनके लिए रोटी बनाती, सब्ज़ी पकाती। विश्वजीत सिंह कभी कभी आते और मुझे देखते। एक दिन उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारी रोटी बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम खुद उससे भी ज़्यादा। मैं शर्मा गई। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने कहा, जी, बस साधारण सी। पर मन में था कि कहीं कुछ गलत ना हो। पर मैंने नोटिस किया उनकी माँ मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ जानती हूँ। एक दिन मैं रसोई में थी। विश्वजीत सिंह आए। उन्होंने कहा, रिया, तुम्हारा फिगर बहुत सुंदर है। मैं चौंकी। मैंने जल्दी से अपनी सादी ठीक की। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे शर्मा मत, मैं तो बस तारीफ़ कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अशोक कितना खुशकिस्मत है। मैं चुप रही। उस दिन मैं जल्दी घर लौट आई। अशोक से कुछ नहीं कहा, पर रात को सोचा, ये क्या हो रहा है? और अशोक की आंखों में वो अपराध बोध फिर दिखा। धीरे धीरे विश्वजीत सिंह की बातें बढ़ने लगीं। वो कहते, रिया, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, रात में खोल कर सोती हो? या तुम्हारी हंसी बहुत मीठी है, मेरे महल में गूंजनी चाहिए। मैं हंसकर टाल देती, पर गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। लोग कहते, रिया विश्वजीत सिंह के यहाँ जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं परेशान थी। एक दिन अशोक ने पूछा, विश्वजीत सिंह कुछ कहते हैं? मैंने कहा, नहीं, बस खाना बनवाते हैं। पर शक का चेहरा बदल गया, जैसे उसे कुछ और पता हो। एक दिन विश्वजीत सिंह ने कहा, रिया, कर्जा माफ़ करने का एक और तरीका है। मैंने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ एक शाम बिताओ, बस बातें करेंगे और शायद कुछ और। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा, नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने हंसते हुए कहा। अरे बस चाय पियेंगे मेरे बगीचे में। पर मुझे पता था कि उनकी मंशा क्या है। मैं उस दिन रोते हुए घर आई, अशोक से सब बता दिया। अशोक गुस्से में था। उसने कहा, मैं विश्वजीत सिंह से बात करूंगा आज ही। अगले दिन अशोक विश्वजीत सिंह के यहाँ गया। मैं घर पर थी। शाम को अशोक नहीं लौटा। मैं परेशान थी। रात हो गई। मैं विश्वजीत सिंह के महल गई। वहाँ नौकर ने कहा, को मालिक ने बंद कर दिया है। मैं चौंकी। क्यों? नौकर ने कहा, कर्जे के लिए और कुछ और। मैं रोने लगी। विश्वजीत सिंह आए। उन्होंने कहा, रिया, अगर तुम मेरी बात मानो तो अशोक को छोड़ दूंगा। मैंने कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, रात बस मेरे कमरे में। मैं समझ गई। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। उस रात मैं घर लौटी। मैंने सोचा क्या करूँ। मैंने गांव के पंचायत में जाने का फ़ैसला किया। अगले दिन मैं पंचायत गई। वहाँ बुज़ुर्ग थे। मैंने सब बता दिया। विश्वजीत सिंह भी आए। उन्होंने कहा, यह झूठ बोल रही है। पर पंचायत ने जांच की। पता चला कि विश्वजीत सिंह ने कई औरतों के साथ ऐसा किया था। अशोक को छोड़ दिया गया। कर्जा माफ़ नहीं हुआ, पर विश्वजीत सिंह को चेतावनी दी गई। अशोक घर लौटा। हमने मिलकर मेहनत की, खेती की, छोटा मोटा काम किया। धीरे धीरे कर्जा चुकता किया। विश्वजीत सिंह गांव छोड़कर चले गए। लोग कहते हैं कि उनकी ताकत कम हो गई। मैं और अशोक अब खुश हैं। हमारा बेटा हुआ। नाम रखा विश्वास। एक दिन विश्वजीत सिंह का बेटा आया। उसने कहा, पिताजी मर गए शहर में। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसने एक लिफाफा दिया। उसमें कागज़ थे, कर्जे के सारे कागज़, और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, रिया, तुमने मुझे हरा दिया। मैंने सोचा था कि ताकत पैसों में है, पर तुमने दिखा दिया कि ताकत दिल में है। कर्जा माफ़। और हाँ, वो लाल निशान अशोक की कमीज़ पर, वो मेरी गलती नहीं थी। अशोक खुद, वो मेरे साथ था शुरू से। वो कर्जा जानबूझकर बढ़ाता था ताकि तुम मेरे पास आओ, पर तुमने उसे भी बचा लिया। मैं हार गया। मैंने चिट्ठी पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अशोक, मेरा अशोक, उसने मुझे धोखा दिया था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कागज़ जला दिए। अशोक को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब हमारा बेटा है। और विश्वास, वो विश्वास जो मैंने खुद पर रखा। अब मैं खुश हूँ, पर कभी कभी रात को सोचती हूँ, क्या सच में अच्छाई जीतती है, या बस हम खुद को यही कहकर सांत्वना देते हैं। पर तुम सुनो, ज़िंदगी में कभी किसी की ताकत के आगे मत झुको। और हाँ, अपनी साड़ी का पल्लू हमेशा कसकर पकड़ो। बस इतना ही। थैंक्स सुनने के लिए।